चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि नेशनलिज्म की जो आइडेंटिटी है ना, वो निकल के कहाँ से आई थी। तो वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से निकल के आई थी 1789 में। अब उस टाइम पीरियड में क्या था, अब हम लोगों को पता है कि वो एक फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था और उस टाइम पे वो एब्सोल्यूट मोनार्क के रूल में था। नाउ अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि एब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है, तो हमको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मोनार्क वाज वेरी सिंपल, इट वाज टोटली अंडर द रूल ऑफ किंग विथ नो, आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी जो कि क्या बोलते हैं किंग को कंट्रोल करती है, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर। केवल और केवल जो सारे डिसीजंस पूरे कंट्री के अगर कोई ले सकता था, वो किंग ही लेता था और कोई भी उसकी पावर को लिमिट नहीं करता था। तो दैट वाज द एब्सोल्यूट मोनार्क। So the political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of the French citizen। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रही है कि जो मेन पावर थी वहां पर मोनार्की के पास में, सोवेरेनिटी मतलब जो एक्सट्रीम या फुल फ्लेजेड पावर हम लोग बोल सकते हैं। तो जो पावर मोनार्की के पास में थी, मोनार्की अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो आप वहां पर किंग समझ सकते हैं कि जो सारी पावर किंग के पास में थी वो किंग से ट्रांसफर होकर फ्रेंच सिटीजन्स के पास में चली गई थी। एंड फाइनली द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and the shape its destiny। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया था कि भैया अगर देश को आगे लेके जाना है या फिर देश का भविष्य क्या होने वाला है, तो वो एक पर्टिकुलर कोई राजा डिसाइड नहीं कर सकता है, रादर इट वुड बी, अपन बोल सकते हैं कि लोग जो है वहाँ की जो जनता है वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आगे देश की डेस्टिनी होने वाली है। तो काफ़ी शुरू से ही हम लोगों के फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में हम लोगों ने देखे थे कि अलग अलग मेजर्स उन लोगों ने लिए थे। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हम लोगों को देखने के लिए मिली थी और कुछ आइडियाज़ जैसे कि ला पाइत्रे एंड ली सिटियन, जिसका द फादरलैंड द सिटीजन्स, दे एम्फेसिस द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपसे, वन मार्कर में अगर पूछ लेता है कि आप बताइए कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी स्टार्टिंग में किस तरीके से इंजेक्ट करने की कोशिश करी गई थी फ्रांस के अंदर, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि करी गई थी। और कुछ और भी देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि फ्रेंच फ्लैग आया था, द ट्राई कलर, दैट वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले अगर कोई स्टैंडर्ड था, मतलब राजा महाराजाओं का अगर कोई वहां पर हम लोगों को फ्लैग देखने के लिए मिल रहा है, तो एज सच उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने एक ट्राई कलर वहां पर इम्प्लांट कर दिया था। तो जिससे हम लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव, जैसे कि अगर अपन नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग की भी बात करते हैं, तो जैसे हम लोग देखते हैं तो एक अलग ही सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हम लोगों को नजर आती है। सो नेक्स्ट दे रखा है द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ, अब ये भी टॉपिक हम लोगों ने 9th क्लास में अच्छा डिटेल में पढ़ रखा है कि वहां पर एक एस्टेट जनरल हुआ करता था, दैट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन क्या थे, वहां पर दो टाइप की कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी जैसे वहाँ के राजा को हराया था, कि एक्टिव सिटीजन्स होंगे, पैसिव सिटीजन्स होंगे। पैसिव मतलब जो वोट नहीं दे सकते हैं, 3 दिन की एटलीस्ट वेज का उतना पैसा आपको देना पड़ता था और उसके बाद में ही आप वोट दे सकते थे। एक्टिव सिटीजन वहाँ पर हुआ करते थे जो एटलीस्ट 3 दिन की वेज जितना अगर कोई टैक्स पे कर रहा है। सो दे इन टर्न एक्टिव सिटीजन्स जो होंगे वो एक एस्टेट जनरल को सिलेक्ट करेंगे एंड दैट एस्टेट जनरल इज गोइंग टू, अपन कह सकते हैं कि फर्दर मिनिस्टर्स को वहां पर इलेक्ट करती थी। एंड इट वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। नाउ न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स सनमरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो ओथ वगैरह ली जाती थी, अगर देश के लिए कोई शहीद हुआ है तो उनके लिए सेलिब्रेशन हुआ करता था। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within the territory। तो यूनिफॉर्म लॉज तो देखो, जब भी कोई अगर अपन राजा की बात करेंगे तो ये तो कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि सबके लिए कानून बराबर होने वाले हैं। तो जैसे ही एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को जो समझनी है वो ये है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज मतलब अंडर बेसिक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहां पर फॉर्म हुई थी, एस्टेट जनरल जिसको हम लोग बोल सकते हैं उनके थ्रू। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब आप लोगों को पता ही है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है पर्टिकुलर नेशन के अंदर के प्रॉपर डे टू डे वर्किंग हो सके। सो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। तो जो कस्टम इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, तो एक तरीके से हम लोग श्राप ही बोल सकते हैं भैया कि इंटरनल कस्टम्स मतलब आप सोच सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इंटरनल कस्टम क्या हो गए, जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें, लेट्स से दैट मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, तो अगर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश भी अगर गुड्स जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट कस्टम का मतलब ये नहीं होता है, अगर आज के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है, लेट्स से अगर आपको एप्पल का मोबाइल फ़ोन मंगाना है, दैट इज़ फ्रॉम दुबई, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको या फिर आप मंगा रहे हो इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर बाहर के नेशन से कोई चीज़ आ रही है तो ऑब्वियसली दैट विल बी ट्रीटेड एज एन, क्या बोलते हैं, बाहर का अगर गुड हो जाएगा तो वहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी को पे करना पड़ेगा। बट ये अपनी ओन स्टेट में कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फ्रांस में पहले ये भी चलता था कि आपको अपनी ही कंट्री के अंदर कस्टम ड्यूटी देखना पड़ेगा। और ड्यूज़ वगैरह जो थे, हम लोगों को 3 स्टेट्स वहाँ पर देखने के लिए मिले थे, जैसे कि क्लर्की हो गई, नोबेलिटी हो गई, फिर थर्ड स्टेट हो गया है। तो बहुत सारे ड्यूज़ वगैरह बाकी हो गए थे, तो वो सारे अबॉलिश कर दिया गया था। फिर फाइनली एक यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी अडॉप्ट करा गया था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लास 9th का अगर याद होगा, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो क्या बोलते हैं अपना नेपोलियन बोनापार्ट है, उन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम, आगे चैप्टर में और ज़्यादा डेप्थ में आएगा तो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करा गया था। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्या हो गया कि रीजन के बेसिस पे अगर हम लोग कोई लैंग्वेज को बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर हम लोग वापस से इंडिया के थ्रू अगर अपन कंपेयर करेंगे, तो जैसे कि आसामी हो गया, बंगाली हो गया, बोडो डोगरी हो गया, जैसे अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, तो अगर उसको मतलब उस टाइप की लैंग्वेजेस को वहाँ फ्रांस में डिस्करेज करा गया था कि रीजन की लैंग्वेज नहीं बोलनी है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलनी है। एंड दैट शुड बी रिटन इन एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। तो जो पेरिस में जैसी चीज़ें, मतलब पेरिस क्या था, क्या पेरिस में केवल फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली बोली जाती थी, वहाँ पर ही लिखी जाती थी, पर ऐसा नहीं है, अब आपको पूरे देश में यही चीज़ करनी पड़ेगी। और उसके लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरी कंट्री के लिए। Now the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other peoples of Europe टू बिकम द नेशन। अब जो वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने डिक्लेयर करा था और अपने आप में एक मिशन जैसे स्टार्ट हो गया था कि भैया फ्रांस में अगर ये चीज़ हो सकती है, तो अब ये जो डेस्पोटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जो मोनार्की वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरे यूरोप से हम लोग हटा के और वहाँ पर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हम लोगों को स्टैब्लिश करना है और पूरे यूरोप को वहाँ पे आज़ाद कराना है। सो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब। अब जैसे जैसे फ्रांस की हम लोगों को पता चला कि किस तरीके से फ्रांस में आगे बढ़ रहे हैं लोग, और वहाँ के जो मोनार्की सिस्टम है उनको हटाया गया है, पीछे धकेला है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अदर मेंबर्स हैं मिडिल क्लास के जो कि पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने जैकोबियन क्लब जो है वो स्टेब्लिश करना स्टार्ट करा था। So their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. Now, with the outbreak of the Revolutionary War, the French army begins to carry the idea of nationalism abroad. तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि धीरे धीरे जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो स्प्रेड होता गया और यूरोप के सारी कंट्रीज में फैलता गया। So, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे का एक सिंपल सा था कि ही वांट टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। तो यूरोप से स्टार्ट करा था। अब यूरोप में इतना तबाही मचाया था, तो सारा जितना भी एरिया अपना जो बोल सकते हैं नेपोलियन के अंडर में आया था, तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ अच्छे, कुछ अपन बोल सकते हैं अगेंस्ट में रिफॉर्म्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब यहाँ पर जो बोनापार्ट है, उसके हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, दो एस्पेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो जो चेंजेस आए थे, ठीक है, कौन से वाले चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वो चेंजेस काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, पॉजिटिव थे। नेगेटिव चेंजेस क्या देखने के लिए मिले थे, ही वॉज एक्टिंग एज एन, अपन बोल सकते हैं मोनार्क, ठीक है, नन अदर देन मोनार्क। तो वो मोनार्क की तरह एक्ट कर रहे थे। अब
यहाँ पर मोनार्क की तरह एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव होने वाला है। लेकिन जो चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने इम्प्लीमेंट करे थे अपने उसमें क्या बोलते हैं, जो जो रीजन उन्होंने एक्वायर करे थे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने देखे थे कि वेट्स एंड मेजर्स वाला सिस्टम है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटाना और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करी थी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ द सिविल कोड ऑफ 1804, दैट वाज आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। वहाँ पर क्या लिखा था, that did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured right to property। तो तीन चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि जो बर्थ से आपको प्रिविलेजेस मिले हैं वो कैंसिल करे जाते हैं। तो ऑब्वियसली यार, आप अपनी मेहनत से वहाँ पे कमाने वाले हैं, बर्थ से जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे जो क्लर्गी सोसाइटी थी, तो क्लर्गी में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको बाय बर्थ टैक्स कभी नहीं भरना पड़ेगा। और इतना पैसा होने के बाद में वो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं और टैक्स भरवाया जा रहा है थर्ड एस्टेट से, तो ये सारी ठीक बात नहीं थी। तो क्लर्गी ने अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस है वो बंद कर दिया था। सेकंड जो था, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना बड़ा है, कोई कितना ज़्यादा टैक्स पे करता है, किसके पास में कितना पैसा है या कितनी पावर है, ना, लॉ के अगेंस्ट में सब बराबर होने वाले हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई थी कि आपके पास में प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है आपकी प्रॉपर्टी। अब ऐसा राजा के टाइम पे तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स। अगर हम लोग बात करेंगे कि अब मोनार्की वाला सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर किंग है, तो किंग कल से आएगा और बोलेगा कि सारी ज़मीन हमारी है, तो वी डोंट हैव एनी कोर्ट कि वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि हमको हमारी ज़मीन वापस मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली मोनार्की वाले सिस्टम में। बट राइट टू प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करी थी नेपोलियन ने। सो दैट वाज थ्री पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ पर आप तीन पॉजिटिव चेंजेस बोल सकते हैं जो कि आए थे नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग। नाउ दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। तो जो जहाँ जहाँ पर फ्रांस का कंट्रोल था वहाँ पर सब जगह ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करा गया। अब इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडom एंड मेनोरियल ड्यूज। तो अब वहाँ पर क्या था कि जो नौकर और मालिक वाला जो जितना भी रिश्ता था उसको ख़त्म करा था। फ्यूडल सिस्टम मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वही मालिक नौकर वाला जो सिस्टम था, उसे पीजेंट्स को वहाँ से हटा दिया गया था। पीजेंट्स को कोई पैसा नहीं दिया जाता था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बस बहुत सारा काम कराया जाता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम उनको हुआ करती थी उससे, और बहुत सारा पैसा भी बकाया बताया जाता था कि बहुत सारा पैसा जो है वो अभी भी देना बाकी है उनके मालिक को, तो उनको जीवन भर वहीं पे काम करना पड़ेगा। तो नेपोलियन ने सारी चीज़ें हटा दी थी। तो सुनने में तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भैया नेपोलियन अभी तक तो बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करा है। एज सच सारे पॉजिटिव ही एस्पेक्ट देखने के लिए मिले हैं। ही वॉज एक्टिंग एज एन मोनार्की, बट अभी तक कोई एज एन नेगेटिव पॉइंट हमको मिला नहीं है। सो इन द टाउन्स टू, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन्स में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको रिमूव कर दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी यूनिट है तो उन दोनों केसेस में, या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे। तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बाहर के कंट्री के साथ में, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा गया था। पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures had a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब यहाँ पर भले बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको इतना सिस्टमेटिक हो गया था बिजनेस करना, क्योंकि देखो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, एक जैसा कानून नहीं था हर एरिया में। सेकंड था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट नहीं थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट नहीं थे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कि वही चीज़ के 1 kg अगर मान लो कि हिमाचल प्रदेश में कोई चीज़ अगर वे कर रही है, तो इसके अगेंस्ट में अगर आप चले जाएंगे दूसरे एरिया में, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान चले गए, तो राजस्थान में वही चीज़ आपको 750 ग्राम देखने के लिए मिलेगी, और उतनी क्वांटिटी वहाँ से अपन ने कुछ निकाला नहीं ऑब्वियसली। और अगर आप उड़ीसा चले जाएंगे तो उड़ीसा में उसका वेट हो जाएगा 1.2 kg।
तो इस तरीके से आप भैया बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ कमोडिटी हिमाचल प्रदेश से आप अगर बिलोंग करते हैं लेट से, वहाँ से अगर आपने राजस्थान के लिए कमोडिटी निकाली है तो 750 ग्राम ही होने वाली है। और अगर तो आप पैसे को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर अगर वहाँ से अगर आपने किसी तीसरे स्टेट में अगर उसको वापस से बेचा है तो वो और कम या ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी, तो इसको भी हटा दिया था नेपोलियन ने, बोले कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं इसको, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। अब वहाँ पर करेंसी का अलग नया प्रॉब्लम था। हिमाचल प्रदेश में अलग करेंसी है, उड़ीसा में अलग करेंसी है, राजस्थान में अलग करेंसी है। इस तरीके का सिस्टम वहाँ पर हुआ करता था। सो हाइवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। अब देखना, काफी इंपॉर्टेंट बात करी गई है। जहां जहां पर एरिया कॉन्कर करा था नेपोलियन ने, वहां पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि लोग कंफ्यूज्ड थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जैसे कि देखो, समझते हैं अपन, इनिशियली कुछ जगह पे जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर ब्रसल्स की बात करें, मेंस, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि भैया इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है दुनिया में। भैया सारे राजा महाराजा उनको अपनी जगह से हटा दिया है, नेशनलिज्म स्टैब्लिश करा है, नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम या नेपोलियनिक कोड आ गया है, बहुत मतलब सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि भैया यही हम लोगों को आज़ादी दिला सकते हैं, सारी चीज़ों से फ्री कर सकते हैं, बस यही है और कोई भी नहीं है। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। बहुत ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पर बोली गई है कि जो शुरू में हम लोगों को इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने के लिए मिल रहे थे, बाद में सडनली वो चेंज हो गया है और एक हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि वो आपके लिए नेगेटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, वो कोई पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं जो भी आदमी है। So as it became clear that the new administrative arrangement did not go in hand with the political freedom, increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe, all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. अब देखो, बहुत सिंपल सी एक बात बोली जाती है कि आप भले ही 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर आपने एक भी गलती कर दी है तो वो गलती सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है रादर आपके जो बाकी के अच्छे काम हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भले ही इतने अच्छे काम करे हों, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर नेपोलियन के नेगेटिव पॉइंट्स बोले गए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने टैक्स को इंक्रीज कर दिया भैया। पैसा अब नेपोलियन का मैंने आपको बताया था कि मेन मोटिव क्या था। नेपोलियन का मेन मोटिव यही था कि उसको पूरे यूरोप पे राज करना है, तो अब उसके लिए चाहिएगा आपको पैसा और आर्मी, दो चीज़। तो उसने टैक्स बढ़ा दिया। दूसरी बात, सेंसरशिप लगा दी। अब सेंसरशिप को कुछ अपन ऐसे समझते हैं कि आपने जब आप मूवीज़ देखने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भैया ये एडल्ट मूवी है या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, फॉर एग्जांपल 12 से अबव है, या फिर अंडर अपन बोल सकते हैं कि अबव 5 इयर्स या 2 इयर्स के बच्चे भी है, वो भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक सेंसर बोर्ड होता है। अब ये लोग वेरीफाई कौन करता है? सेंसर बोर्ड क्या करता है कि उसको पहले मूवी को देखेगा, उसको परखेगा कि उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सेंसर बोर्ड हो सकता है कि 5 मेंबर की, 4 मेंबर की, 3 मेंबर की कमेटी है, लेट से 3 मेंबर की कमेटी है। तो जो तीनों मेंबर्स होने वाले हैं ना, वो बैठ के डिसाइड करते हैं और इस हिसाब से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आज के टाइम के हिसाब से मैंने आपको समझाया है। अगर हम लोग उस टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो भैया नेपोलियन बोनापार्ट एक अपना पर्सनल सेंसर लेके चलता था, और उसके अगेंस्ट में आप किसी भी न्यूज़पेपर हो गया या मैग, भले वो कितना भी गलत काम करे, अच्छा अच्छा काम होगा तो आप छाप सकते हो, गलत काम आप पेपर के अंदर नहीं छाप सकते। अगर आपको पेपर हो गया या फिर कोई मैगजीन हो गई है, तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड के पास में जाएगी, उसमें पूरा पढ़ा जाएगा कि भैया नेपोलियन के बारे में कुछ आपने गलत तो नहीं लिखा है। अगर सारी चीज़ें ठीक है, नेपोलियन की उसमें तारीफ करी गई है, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले गए हैं, तो सेंसर्स जो है वो उसको पास कर देंगे। और फाइनली क्या होने वाला है, वो अगले दिन आर्टिकल में छप जाएगा और सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी की गलती नहीं बता सकते हैं, अगर वो जो गलती कर रहा है, जैसे कि अगर हम लोग आज के टाइम की बात करेंगे, लेट्स से एनी पॉलिटिकल लीडर डू वी हैव, अगर वो पॉलिटिकल लीडर कोई गलत काम कर देगा तो वी डू हैव ऑल द राइट, हम लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था सोसाइटी के लिए। बट उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। सो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, फिगर्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इट इज़ गिवन हियर,
एक सेकेंड, कि द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी का यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है, लेकिन देखो ये भी अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अपन देख लेते हैं क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ Zwinbrücken by the French armies. French soldiers, recognizable by the blue, white, and red uniform, have been portrayed as the oppressor as they seize a peasant's cart. Left में अगर हम लोग बात करेंगे, and harass some young women and force a peasant down to his knees. The plague being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which in translation reads, "Take freedom and equality from us, the model of humanity." This is a sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फ्रेंच आर्मी का बर्ताव है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, नेगेटिव बताया गया है कि जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं जो कि ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म में हैं, देवर ऑपरेसर्स। ऑपरेसर्स मतलब वो एक नेगेटिव रोल में यहाँ पर बताया गया है कि पीजेंट कार्ड को वहाँ पर जब आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्रेंच की आर्मी ने ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा कर रखा है काफ़ी, और लोगों को परेशान करा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि विमेंस वगैरह को भी परेशान करा जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। तो उसके बारे में ये सारा पोर्ट्रेट दे रखा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था कि फ्रेंच आर्मी उतनी भी नेपोलियन के अंडर में उतना भी वो नहीं था, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे कि मोनार्की हट चुकी है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है। बाकी का अपन वापिस से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, हेडिंग से ये बात हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि आप नेशनलिज्म बनाने की कोशिश कर रहे यूरोप में, इसका मतलब नेशनलिज्म अभी तक आया नहीं है। अगर नेशनलिज्म नहीं आया है तो ऑब्वियसली एक बहुत छोटी सी हम लोग बात बोल सकते हैं कि जब अगर नेशनलिज्म ही नहीं आया है कंट्री के अंदर, तो नेशंस भी नहीं है। अगर नेशंस होते तो नेशनलिज्म की फीलिंग कहीं ना कहीं होती। तो जब नेशंस नहीं है तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम थी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उस टाइम पे एक हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था और सारी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज थी, एथनिक कंपोजिशन काफ़ी बटे हुए थे, तो सब वो उसी एम्पायर के अंदर अंडर आता था। सो व्हाट वी नो टुडे एज, जैसे कि आज हम लोग क्या जानते हैं कि भैया जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज, कैंटॉन्स। तो अलग अलग हिस्से हो गए छोटे छोटे से, अगर अपन बोल सकते हैं अलग अलग किंगडम्स पार्ट्स में बटे हुए थे। सो हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। तो उनके जो रूलर्स थे वो उनकी खुद की टेरिटरी हुआ करती थी। जैसे कि अगर अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो साउथ में अगर आप चले जाओगे तो साउथ के राजा की वो पर्टिकुलर जगह रहने वाली है, नॉर्थ में एक अलग है, एक सेंट्रल रीजन का अलग हुआ करता था। सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। तो हम लोगों को ऑटोक्रेटिक मोनार्की काफ़ी अच्छे से पता है। तो ऐसे राजा हुआ करते थे जिनके पास में सारी पावर हुआ करती थी। तो ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था वो पूरे उनके अंडर हुआ करता था। सो दे डिड नॉट सी देमसेल्फ अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, सारी चीज़ें अलग अलग थी, एथनिक कंपोजिशन उन लोगों का अलग था। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी, जो वहाँ पर उस टाइम पे जगह थी, आज के टाइम पे भी ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल दैट वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। अब वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत अलग अलग टाइप के रीजन भी हुआ करते थे और लोग भी अलग अलग टाइप के थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड, साथ में बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो वहाँ पर जो हायर क्लास थी या फिर हाईएस्ट क्लास थी, बोहेमिया रीजन हो गया या फिर सुडेंटलैंड वगैरह हो गया, तो वहाँ पर देवर जर्मन स्पीकर। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकर स्पीकिंग प्रोविंसेस और लोम्बार्डी और वेनिशिया। और उसी पर्टिकुलर किंगडम के अंदर अपन बोल सकते हैं कि देखो जैसे अब दो यहाँ पर बाइफर्केशन हो चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी भी बोली जा रही है और साथ में इटालियन लैंग्वेज भी बोली जा रही है,
एक ही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं किंगडम के अंदर, जिसके अंदर पहले वाले में देखेंगे एरिस्टोक्रेसी जर्मन स्पीकिंग है और दूसरा वाला जो है वो इटालियन स्पीकिंग है। लोम्बार्डी और वेनेशिया वाला जो प्रोविंस हो गया, प्रोविंस मतलब अपन तालुका वगैरह अपन बोल सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर राजा जो है वो अपना कंट्रोल जमा के बैठा हुआ रहता है। सो इन हंगेरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आधी से ज़्यादा जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो मगयार लैंग्वेज बोलती है, और बाकी की जो आधे आधी है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करी जा रही है। गलेशिया जो है वो वापिस से एक द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। तो गलेशिया जो जगह है वहाँ पर की जो एरिस्टोक्रेसी है, वहाँ के जो एलिट लोग हैं बेसिकली दे पॉलिश लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। So besides these three dominant groups, they also lived within the boundaries of the empire a mass subject peasant। तो peasants की भी यहाँ पर बात करिए, जैसे बोहेमियंस हो गए, स्लोवाक्स हो गए नॉर्थ में, स्लोवेन्स हो गए कार्नियोला में, क्रोएट्स हो गए साउथ में। तो ये सब इतना इतना ज़्यादा डिटेल में जाके करने की हम लोगों को फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ज़रूरत नहीं है। केवल इतना इतना भी अगर आप करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया भैया, एक बात तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई कि टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। अब टेंशन क्यों है? टेंशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पीपल है, रीजन अलग, ठीक है, रीजन के साथ में उन लोगों का जो कल्चर है वो भी काफ़ी हद तक अलग है। रीजन अलग, कल्चर अलग, लेकिन इन सब का जो किंगडम था वो केवल एक ही उसके रूल में था। सबसे बड़ी बात ये है, और वो कौन सा था हम लोगों ने अभी पढ़ा था, दैट इज द हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं अभी। दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर सबको कंट्रोल करके रखता था, कोशिश करता था भैया कि सब लोग कंट्रोल में रहे। किंगडम उसका था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, अलग अलग रीजन हो गए, अलग अलग कल्चर के लोग थे। तो अब यहाँ से हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास में एक नेशनल फीलिंग निकल के आ जाए। ऑब्वियसली नेशनल फीलिंग आपकी नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि आपका इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, कोई किसी में बटा हुआ है, कोई बोल रहा है एरिस्टोक्रेसी ये वाली लैंग्वेज बोलेगी, क्या बोलते हैं पोलिश लैंग्वेज बोलेगी। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रोविंसेस की, तो वो जर्मन स्पीकिंग वहाँ पर बोहेमिया में हम लोगों को देखने के लिए मिला था। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं 2.1 टॉपिक पे, उसमें बोला है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो नई मिडिल क्लास निकल के आई थी और जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था उनके बारे में। चलिए, तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। लैंडेड मतलब जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा लमसम ज़मीनें हैं, वो सबसे डोमिनेंट क्लास हुआ करती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्टिनेंट में। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। अब जैसे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बात हमेशा, ये बात तुम लोगों ने भी नोटिस करी होगी ऑब्वियसली, कि अगर कोई हायर सोसाइटी से बिलोंग करता है तो जो दूसरा आदमी होगा, अगर वो भी हायर सोसाइटी को बिलोंग करता होगा, तो उनके बीच में एक अनदेखी सी लिंक होगी जो उनको भी नहीं पता होगा। एक लिंक होगी जो उन लोगों को जोड़ रही होगी, और वो लिंक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि हो सकता है कि उन लोग पैसा है तो एक जैसी सोच, एक जैसे का रहन सहन हो सकता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उन लोगों का एक अलग क्लास होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रीजनल डिवीजन तो आपका हो चुका है। अब उनके पास में टाउन हाउसेस हुआ करते थे कंट्री साइड में, वो फ्रेंच बोला करते थे फॉर द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब अगर किसी कंट्री में अगर हम लोग बोलेंगे कि ऑफिशियल तरीके से अगर कोई वार्ता होने वाली है, या फिर मतलब वार्ता मतलब ऑफिशियल तरीके से अगर बातचीत होने वाली है कि भाई अब कंट्री में क्या करना है, बड़े लोग जब मिलते हैं तो उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज भी बोला जाती थी। तो फ्रेंच, अगेन देखो बाइफर्केशन दो हो गए। पहला, person number one belonging to the higher society, person number two belonging to the higher society, so there is some sort of connection between both of them। किसी टाइप का कनेक्शन है जो कि उनको जोड़ के रखता था। सेकंड जो चीज़ समझ में आई है कि जो अमीर लोग थे या जो ऊंचे ओहदे के लोग थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे। अगर देखो, अब जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में बात करेंगे तो कहीं कहीं पे कल्चर चलता है, कहीं पे क्या काफ़ी ज़्यादा जगह ये कल्चर चलता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, और अगर
अगर आप हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इतना छोटा, और बाकी के जितने भी बड़े और अपन रईस ख़ानदान से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग अलग टाइप की लैंग्वेज, मतलब अलग टाइप की अपने कंट्री के स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। वैसे ही वहाँ पर फ्रेंच एक ये सब है ना, बाइफरकेशन का काम चल रहा है, मतलब सोसाइटी को बाँटने का काम हो रहा है। जैसे कि अगर शादी होगी तो हायर सोसाइटी की तो ऑब्वियसली हायर सोसाइटी में ही होने वाली है। तो इस तरीके से वो लोग बॉन्डेड होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज़ हाउएवर न्यूमेरिकली अ वेरी स्मॉल ग्रुप। तो कभी भी देखो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है या फिर अलग ही डोमिनेंट ग्रुप होता है, वो हमेशा नंबर्स में कम होते हैं। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी ना वो पीजेंट्री से हुआ करती थी। सो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in Eastern and the Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estate which was cultivated by serfs. अगर हम लोग वेस्टर्न और वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप की बात करेंगे, सो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर जितना ज़्यादा होगा, देखो अब इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ये बात अच्छे से समझ रखी है कि अगर आपके पास कितने सेक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके अंदर आती थी इंडस्ट्री। अब हम लोगों को क्या समझ में आया था कि भैया जितनी ज़्यादा देश के अंदर इंडस्ट्री बढ़ रही है या फिर बनेगी, उससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइमरी को रॉ मटेरियल्स के लिए ऑर्डर ज़्यादा जाएगा, अगर ऑर्डर ज़्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर अपने आप में जो है वो, या फिर जो सर्विस सेक्टर है वो फ्लरिश करेगा। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर अच्छा इंप्रूव हो रहा है तो प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर हैंड इन हैंड चल के उसको भी इम्प्रूव होना है। तो यहाँ पर सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप की भी यही कहानी थी कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छे से अगर होगा तो इसका मतलब वहाँ पर टाउन्स वगैरह काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे, कमर्शियल क्लासेस जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रिवेल करेगी, whose existence was based on production for the market. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इसकी वजह से पूरे इंग्लैंड में अगर अभी हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फ्रांस के अंदर और जर्मन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 19th सेंचुरी में आया था। देखो यूरोप में अपन अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरोप में 18th सेंचुरी में वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब बाकी 17th सेंचुरी में हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ दी, सॉरी 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ दी 18th सेंचुरी में वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और बाकी के यूरोप में ये धीरे धीरे फैल रहा था और 19th सेंचुरी तक वहाँ पर भी एंटर हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेकिंग अप ऑफ या फिर ब्रिंगिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ करनी है, तो यही मेन फोकस हो गया था बाकी सारे यूरोप का। सो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन यहाँ से निकल के आई, मिडिल क्लास, जैसे कि वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट निकल के आए। अब देखो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज से चालू करा हो, पैसा उस टाइम पे कम होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक पैसा होगा, तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स हो गए। तो ये सब हम लोगों को एक नया मिडिल क्लास मिला था यहाँ पर। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पर ये सब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात चल रही है। बेसिकली ईस्टर्न वाले पार्ट में चले जाओगे तो इन लोगों की जो गिनती है वो बहुत हद तक कम है। सो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पर अगर देखो आप पढ़ लिख गए, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ पर जो पढ़े लिखे यूथ थे उनको ये बात में समझ में आ रही थी कि उनके साथ में चीज़ें गलत हो रही है, एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस है वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को बंद करने का ऐसा अब हो गया था कि सारे लोगों को अब वो लोग जागरूक करेंगे, नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आएंगे और यहाँ से एरिस्टोक्रेसी को अबॉलिश करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है।